हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित सिंह। वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। जैसा कि हमारा शेड्यूल चल रहा है, आज हम सैटरडे हो गया है, शनिवार है। और सैटरडे को हम लोग पढ़ते हैं प्रीलिम्स और जीएस पेपर थर्ड का एनवायरनमेंट और इकोलॉजी सेक्शन। तो आज की इस वीडियो में मैंने दो न्यूज़ को इंक्लूड किया है जो कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और यूपीएससी का एक पेट एरिया रहा है कि वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से कम हर साल ऑन एन एवरेज 10 सवाल पूछ रहा है। और ये ऐसा सेगमेंट होता है कि जिसके बारे में हमें न्यूज़ होती नहीं है, और जो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो वो भी उतनी एक्यूरेट नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज़ है हमारी, वो है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम को लेकर। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम को लेकर एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमने यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के साथ मिलकर हमारे देश का जो मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने एक सेमिनार आयोजित किया। और उसने सबसे इस मीटिंग में बायो ऊर्जा और बायो गैस पोर्टल्स को लॉन्च किया गया। तो एक एक करके हम समझते हैं कि क्या है बायो ऊर्जा, क्या है बायोगैस पोर्टल। ये जो आपका प्रोग्राम है वो कितने फेज का है, उसमें कितना आउटले है, और एक्चुअली में हम करना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायो ऊर्जा पोर्टल की। ये जो पोर्टल है, इसको इसलिए डेवलप किया गया है कि हमारे देश में हम क्लीन एनर्जी की ओर मूव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो बायोगैस है, जो बायोमास है, उससे भी हम एनर्जी जनरेट करें। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे एनजीओस हैं, ऐसी एसोसिएशन हैं जो कि इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। उन लोगों को सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है, कुछ असिस्टेंट मिलता है। वो जो असिस्टेंस मिलता है वो किसके अंडर मिलता है? सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये जो पोर्टल है बायो ऊर्जा पोर्टल, ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी का हिंदी है ऊर्जा। तो बायो ऊर्जा पोर्टल में ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि उनको सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंडर में जो भी पैसा सरकार की तरफ से मिलना है वो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाए। और ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बायोमास, बायो एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं या वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, वो अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं? जो भी बायो वेस्ट है उसको वो लोग ब्रिकेट, पैलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जिसका फर्दर इंडस्ट्रियल यूज होता है। और अल्टीमेटली हम जैसे हम कहते हैं कि हम लेस कार्बन एमिशंस की ओर बढ़ रहे हैं। बायोगैस पोर्टल क्या है? ये तो बायो ऊर्जा पोर्टल की बात हुई। बायोगैस पोर्टल में जैसा कि नाम बता रहा है, हमारे देश में जो भी बायोगैस को लेकर प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जो भी चार्ट है स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्या क्या हम बायोगैस में काम कर रहे हैं, इंडिकेटर्स, इन सारी चीजों के लिए ये पोर्टल है बायोगैस पोर्टल। बेसिकली यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है अकॉर्डिंग टू द बायोगैस। और बायो ऊर्जा पोर्टल क्या है? वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर दोस हु आर सीकिंग द सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो उनके लिए है बायो ऊर्जा पोर्टल। और बायोगैस पोर्टल जो है वो हमारे देश में बायोगैस को लेकर क्या सिनेरियो है उसका जो डेली अपडेशन हो रहा है, उसके लिए बायोगैस पोर्टल है। अब बार बार मैं बायो एनर्जी, बायो वेस्ट, बायोमास की बात कर रहा हूं, तो ये जो बायो शब्द है इसका मतलब होता है जीवन। और जैसा कि एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, हम लोग एनिमल्स में आते हैं। हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर हम उसको सही तरह से ट्रीट करेंगे तो उससे हम एनर्जी बना सकते हैं। इसे कहते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें बीच में है बायोमास सोर्स। तो बायोमास के सोर्स क्या हो सकते हैं? फॉरेस्ट जो है या ट्रीज हैं, वो उसकी सोर्स हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल रेसिड्यू, ये इसका सोर्स हो सकता है। एनिमल रेसिड्यू, गाय ने गोबर किया, वो सोर्स हो सकता है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, यहाँ पे नगर निगम के पास पर डे के टनों में कचरा इकट्ठा हो रहा है, वो सोर्स हो सकता है। और वो जो सीवेज सोर्स है वो हो सकते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप के रेसिड्यू है, अभी जैसे पराली का इशू चल रहा है कि भाई दिल्ली में फॉग, स्मॉग बन रहा है। तो ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको वेस्ट समझते हैं, इन सारे वेस्ट ही बनते हैं बायोमास के सोर्स, और जिससे हम बनाते हैं बायो एनर्जी। तो यहाँ पे एक इसका रिप्रेजेंटेशन था। अब बायोमास के बारे में बात करते हैं। बायोमास हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर द कंट्री, considering the benefits it offers
क्या क्या बेनिफिट्स ये ऑफर करता है बायोमास? ये रिन्यूएबल है, यानी इसको हम फिर से ये पेरिशेबल नहीं है, खत्म नहीं हो रहा है, ये वाइडली अवेलेबल है। अब कैटल है वो हर जगह है, इंडस्ट्रीज लगभग हर जगह है, जो जिसे हम कहते हैं अर्बन वेस्ट वो हर जगह है, और कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये है कि जितना ये कार्बन अपने आप एनर्जी जितना कार्बन रिलीज कर रही है, एनर्जी मतलब हम जिस प्रोसेस से एनर्जी बना रहे हैं उसमें जितना भी कार्बन रिलीज हो रहा है उतना ही लगभग कार्बन हम एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, इसलिए इसको कार्बन न्यूट्रल कहा गया, ना कि जीरो कार्बन कहा गया। इस वजह से ये जो है एक तरह से हम क्लीन एनर्जी का एक इसको एग्जाम्पल कह सकते हैं। बायोमास इज ऑल्सो कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग फर्म एनर्जी। फर्म मतलब होता है रेगुलर एनर्जी, मतलब हम बायोमास का यूज करके हम अपने घरों को रोशन कर सकते हैं, मैं अपने स्टूडियो को रोशन कर सकता हूँ, इंडस्ट्रीज चल सकती है, मतलब इसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन आने की गुंजाइश नहीं है अगर हम इसको सही तरह से टैप करें तो। अब बायोमास जो मटेरियल है, जो मटेरियल बायोमास एनर्जी को बनाने में यूज होता है उसके एग्जांपल जैसे बैगेस। बैगेस क्या होते हैं? जो जिस शुगर केन इंडस्ट्री है वो गन्ना खरीदती है किसानों से, है ना, और उससे वो शक्कर बनाती है। लेकिन जो गन्ना है, जो शुगर केन है, उसका जो एंड प्रोडक्ट है उसे बैगेस कहते हैं। राइस हस्क, राइस हस्क जो होता है इसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, यानी जो चावल के दाने के ऊपर की जो लेयर होती है, जो परत होती है, उसको किसान हटा देता है, वो एक तरह का जहर होता है, यानी उसमें ज्यादा एसिडिक नेचर होता है, वो यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉ का यूज कर सकते हैं। कॉटन का जो स्टाल, जैसे कॉटन जो है जो ब्लैक सॉइल में होता है उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है उसको यूज कर सकते हैं। कोकोनट शेल्स, हम नारियल फोड़ते हैं, नारियल का यूज करते हैं, उसके ऊपर का जो नारियल का हिस्सा है वो यूज कर सकते हैं। सोया हस्क यूज करते हैं। डी ऑयल्ड केक यूज कर सकते हैं, इन्हें खली चूनी कहते हैं मोटी भाषा में, अगर जो डेयरी से हैं वो समझ रहे होंगे। कॉफी का वेस्ट, जूट वेस्ट, ग्राउंडनट वेस्ट, ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि हम जिन चीजों को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं वो हम इसका यहाँ पे सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। अब पोटेंशियल ऑफ बायोमास क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा है अभी जो करंट अवेलेबिलिटी हमारे पास बायोमास जनरेशन की वो है 750 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर। फिर से बोल रहा हूं 750 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर। इतनी तो हमारे पास बायोमास की अवेलेबिलिटी है, और इतनी बायोमास से हम लगभग 28 गीगावाट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। 28, और हम 2070 तक होना चाह रहे हैं क्या? हम एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ये रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा एडिशनल हम 14 गीगावाट और एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जो हमारे देश की लगभग 550 शुगर मिले हैं वहां से जो बैगेस जो है उसको, उससे भी हम 14 गीगावाट एडिशनल बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम बात करें 28 प्लस 14 तो हाउ मच, ये 42 गीगावाट तो हम यहाँ बायोमास और उसके सब्सिडरी से उठा सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम की। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है इसको चला कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और ये नवंबर 2022 से शुरू हुआ है। इसका फर्स्ट फेज अभी इनॉग्रेट किया गया, और फर्स्ट फेज कहा गया है कि ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक चलेगा, मतलब 5 साल के लिए रहे। इसमें 2 फेज है। अभी फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ, वो फर्स्ट फेज में जो आउटले है सरकार ने लगभग 850 करोड़ रखा है। लेकिन इस फर्स्ट फेज में सरकार करना क्या चाह रही है? फर्स्ट फेज में होगा ये कि हम लार्ज बायोगैस प्लांट को सेटअप करेंगे, बायो सीएनजी और पावर प्लांट को सेटअप करेंगे, मतलब यहाँ पे हम वेस्ट डालेंगे और इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारे फर्स्ट फेज का मेन ऑब्जेक्टिव है, और इसके लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो नोडल एजेंसी है, वो इस तरह के प्लांट्स, इस तरह के जो पावर प्लांट्स है, बायो सीएनजी प्लांट्स है, उनको सेटअप करेगी, उनको रन करेगी, और हमें अल्टीमेटली हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ रिन्यूएबल एनर्जी, तो बायोमास इज अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब बायोमास प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं। बायोमास प्रोग्राम क्या है वो हमने मिशन देख लिया था। नेशनल बायोमास प्रोग्राम में सरकार क्या कर रही है? सपोर्ट करेगी। किसको सपोर्ट करेगी? मैन्युफैक्चरिंग, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेगी? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स। ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स क्या होते हैं? देखिए ठंड का मौसम आ गया है, बहुत से लोग आग जला के अलाव बना के तापते हैं। ये जो अलाव है उसमें आप देखे होंगे, एक तो है कि नॉर्मल हमने लकड़ी यूज कर ली पतली सी, वो जल के थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। लेकिन जिसे हम कहते हैं मोटी मोटी लकड़ियों के गुटके, मोटी मोटी लकड़ी होती है, उससे गुटके होते हैं, उसको अगर हमने डाला तो 1 घंटे तक वो चलते रहते हैं। ये हाईली कंडेंस वुड एंड वुड्स होती हैं, और इनको हम बनाते हैं किससे? वेस्ट प्रोडक्ट से। इन्हीं को ब्रिकेट्स और पैलेट्स कहते हैं।
इनकी शेप की वजह से इनको हम ब्रिकेट्स और पैलेट्स कहते हैं। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए बायोमास प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पहली चीज तो ये, इसको हम अगर यूज करेंगे, जलाएंगे, तो जो कार्बन एमिशन होगा वो अगर हम कंपेयर करें फॉसिल फ्यूल से तो काफी गुना कम होगा, कंपेरेटिवली लेस होगा। दूसरा, ये वेस्ट था, इस वेस्ट को हमने यूज किया है सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। तो बायोमास प्रोग्राम में सरकार क्या कोशिश कर रही है कि हम ब्रिकेट्स और पैलेट्स बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर नॉन बैगेज, यानी जो शुगर केन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है बैगेज, उसको छोड़ के बाकी जो बायो वेस्ट है उसको हम ब्रिकेट्स और पैलेट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे बायोमास प्रोग्राम में। यानी नॉन बैगेज जो बायोमास वेस्ट है उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब बायोगैस प्रोग्राम का एक चार्ट है, यहाँ पे देखिए ये एक सेटअप है पावर प्लांट का। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनएरोबिक डाइजेशन हो रहा है। एनएरोबिक डाइजेशन तो वहां होता है जहां बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन कम रहती है या बिल्कुल नहीं रहती, वहां पे अगर हम मतलब एक तरह से रिएक्शन कर रहे हैं उसे एनएरोबिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या डाला, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ऑर्गेनिक वेस्ट कहाँ कहाँ से मिला वो हमने पिछले चार्ट में देख लिया था। इससे हुआ क्या, इससे हम बायो फर्टिलाइजर बनाए, बायो फर्टिलाइजर को वापस हमने खेत में डाल दिया। इससे हमने बायोगैस बनाई और बायोगैस को हमने दो यूज में रखा। पहला यूज रखा कि हमने बायोगैस से बिजली बना ली, यानी हमने इलेक्ट्रिकल थर्मल पावर प्लांट को दिया और वहां से हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली। या नेचुरल जो गैस पाइपलाइन है उससे हमने लोगों के घरों तक बायोगैस पहुंचा दी, इंडस्ट्रीज में पहुंचा दी। हमने अपने जो ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है उसमें हमने बायोगैस को यूज कर लिया। और इससे जो रिलीज भी क्या हो रहा है, एंड प्रोडक्ट वाटर और CO2, ये एंड प्रोडक्ट है। तो वाटर तो वैसे ही न्यूट्रल है, लेकिन CO2 है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते बायोमास इज अ क्लीन टोटली जीरो कार्बन एमिशन, या इसे जीरो कार्बन न्यूट्रल नहीं कह सकते। हाँ, ये जितना एमिट करती है उससे ज्यादा ये एब्सॉर्ब कर लेती है। तो ये जो CO2 है वो अल्टीमेटली फिर हमें कहाँ काम आया, हमारी फील्ड में, क्योंकि विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CO2 ने फोटोसिंथेसिस किया और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया और इस खेत में फिर से जो फसल है उन्होंने अपना खाना बनाया। तो एक बायोगैस साइकिल है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो वेस्ट है इसका यूज ह्यूमन डेवलपमेंट में भी हो रहा है, इसका यूज इंडस्ट्रीज में भी हो रहा है, और इसका जो बायो प्रोडक्ट है वो वापस अर्थ में, यानी इसे हम कह रहे हैं कि वापस खेतों में फील्ड में मिल रहा है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ बायो एनर्जी, बायो एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्यों हम इतनी इस पर बात कर रहे हैं, बायो एनर्जी को लेकर, बायोमास को लेकर इतनी बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये ऑर्गेनिक एनरिच्ड बायो मैन्यूर है। इससे हम ऑर्गेनिक मैन्यूर बना सकते हैं। अभी हमारे देश में जो फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल से बनते हैं, यूरिया से बनते हैं, और वो विद सम एक्सटेंट वो हमारी सॉइल के लिए भी खराब है, अल्टीमेटली हमारी हेल्थ के लिए भी खराब है। ये जो मैन्यूर बनाते हैं वो बायो मैन्यूर है और ऑर्गेनिक, यानी हमारी ये जीरो जो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसको भी बूस्टअप करेगा और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको भी बूस्टअप करेगा। दूसरा, ये कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल मतलब ये कि जितना मैं एमिट कर रहा हूँ उतना मैं एब्सॉर्ब भी कर रहा हूँ। तीसरा, ये जो फॉसिल फ्यूल को लेकर ओवर रिलायंस है, हम उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। मैंने बोला फर्टिलाइजर, यूरिया फर्टिलाइजर फॉसिल फ्यूल से बनता है, मोटे तौर पर नेचुरल गैस से बनता है, तो हम उस पर ओवर डिपेंडेंट, क्योंकि हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी को फीड करने के लिए हमें बहुत सारा फूड ग्रेन चाहिए, हमें बहुत सारा बफर स्टॉक चाहिए। और अगर हमें अपने देश का प्रोडक्शन उसी एक्सटेंट में बढ़ाना है तो हमें फर्टिलाइजर चाहिए ही चाहिए। फर्टिलाइजर बन रहा है नेचुरल गैस से, तो ये एक तरह का उस पर जो अति निर्भरता है उसको कम करता है, लेस एक्सपेंसिव है, फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में काफी सस्ता है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा ये क्लीन कुकिंग प्रोवाइड कराता है थ्रू बायोगैस। जिस तरह घरों तक जो गैसें आती हैं, जैसे हम कहते हैं कि LPG गैस का कनेक्शन लिया और वो पाइप से गैस आई, तो उसी पाइप से बायोगैस भी आ सकती है। इसके अलावा हम इससे जैसे हमने कहा कुकिंग फ्यूल कर सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं। हम जो थर्मल और स्मॉल पावर प्लांट्स हैं उसको हम देखकर उनकी जो नीड्स है एनर्जी जनरेशन की वो पूरी कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हम ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन कर रहे हैं, हम अपना सैनिटेशन अच्छा कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो हाउस होल्ड कोर्स है उसमें अधिकतर महिलाएं ही काम करती हैं। और ग्रामीण जो अंचल है, मतलब गांव में भी हम एम्प्लॉयमेंट इसके माध्यम से बहुत बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है बायो एनर्जी का। अब सब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ दिक्कतें भी हैं, और वो जो दिक्कतें हैं, चैलेंजेस क्या है वो देख लेते हैं। पहला चैलेंजेस यही, कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब लोग को पता है कि भाई ये जो पेड़ है, पत्तियां हैं, ये ऐसे सोर्स का काम करती हैं और सरकार इसको खरीद लेती है। तो लोग कहीं ऐसा ना हो कि जंगलों में काटे लग जाएं कि अच्छी लकड़ियां काटी और सरकार को बेच देंगे
में पैसा मिलेगा। दूसरा, बायोमास एनर्जी इज नॉट एज एफिशिएंट एज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का की जो एफिशिएंसी है वो इतनी अच्छी है, इसलिए दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल कम होने के बावजूद भी लोग अभी भी उस पर ज्यादा ही डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें अभी तक उसका अल्टरनेट नहीं मिल पाया। कैसा अल्टरनेट? जो उसके एडिक्वेट अल्टरनेट नहीं मिला। अल्टरनेट तो मिल गया है, सोलर मिल गया है, हमें बायोमास एनर्जी मिल गई है, टाइडल मिल गई, लेकिन एडिक्वेट जितनी चीज, जितनी पोटेंशियल हमें और जितना हमें आउटपुट मिल रहा था फॉसिल फ्यूल से, उतना हमें लगभग अभी फिलहाल किसी रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ये जो बायोमास के जो हम प्लांट्स बनाते हैं ये सस्ते नहीं बनते, काफी महंगे बनते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टिंग मांगते हैं। तो ये इसके चैलेंजेस थे। अब जैसे मैंने कहा कि यूपीएससी का पेट एरिया है एनवायरमेंट और इकोलॉजी, तो देखिए इसने बायो रॉक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा था, और बायो रॉक क्या हो रही उस समय न्यूज में था। तो हमारी जो कोरल रीफ्स हैं जो डैमेज हुए आते हैं उनके रीस्टोरेशन के लिए ये बायो रॉक टेक्नोलॉजी की बात चल रही थी। 2020 में क्वेश्चन पूछा था इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। 2018 में बायोफ्यूल्स को लेकर पॉलिसी आई थी, उसका क्वेश्चन 20 में आया था और पूछा था कि उस पॉलिसी में किन किन ये जो फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स है उनको यूज किया जा रहा है। तो ये एक सवाल था। अब हम अगली न्यूज पे चलते हैं, पेंगुलिन को लेकर। पेंगुलिन को लेकर हम चलते हैं अगली न्यूज पे। देखिए ये जो आपको जानवर दिख रहा है इसे कहते हैं पेंगुलिन। ये है पेंगुलिन, ये नॉकटर्नल एनिमल है, रात में जागता है, और काफी सारे स्केल्स इसकी बॉडी में आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये स्केल जो है एक तरह का हार्मोन का काम करते हैं, कभी कोई इस पर अटैक करता है तो उस पर इसी से वो बचता भी है। लेकिन ये इतना डरावना जो जानवर आपको दिख रहा है, ये दिखने में बहुत डरावना है, लेकिन इसकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी थ्रेटन्ड, मतलब ये दुनिया भर में स्पीसीज कम हो रही है। अब मैं बात इसलिए इसकी कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्कोप 19 हुई, किसकी? साइट्स की 19 कोप हुई। साइट्स क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे, फिलहाल अभी इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी जो भी इंडेंजर्ड प्रजातियां हैं वन्य जीवों की और वनस्पतियों की, उनके लिए कन्वेंशन है ये, इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। और ये मना करता है कि आप जो भी इंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना है उनका ट्रेड को मना करता है, ये कि आप किसी भी तरह का इसका ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे लीगल या इलीगल। ठीक है, तो इसके लिए कन्वेंशन बना हुआ है। इस कन्वेंशन में इस पेंगुलिन के बारे में बात हो गई कि भाई पेंगुलिन को हमें बचाना चाहिए, और हमें दुनिया भर की जो भी कंट्रीज हैं, स्टेक होल्डर्स है जिनके पास ये है, और जहां जहां इसका इलीगल ट्रेड हो रहा है, उनको हमें एक टेबल मिला के इसको बचाने की बात करनी पड़ेगी। तो साइट्स ने इसका जिक्र किया, तो पेंगुलिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन की तलाश में रहता है। अब पेंगुलिन की हम बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है मानिस ट्रासिकॉर्डाटा। दुनिया भर में 8 तरह की पेंगुलिन पाई जाती है, जिनमें से 2 तरह की पेंगुलिन इंडिया में है। तो पहली जो पेंगुलिन है, मैंने बोला 2 तरह की इंडिया में है, तो चाइनीज पेंगुलिन ये इंडिया में मिलती है और ये आपको मिलेगी मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में, और दूसरी है इंडियन पेंगुलिन। इंडियन पेंगुलिन के बारे में ये खासियत है कि जितने भी पेंगुलिन 8 स्पीसीज, उनमें से सबसे बड़ी है, सबसे लार्जेस्ट। अब इस के एनिमल के बारे में बात करें तो मैंने बता दिया है कि ये स्केल, आपने इसकी तस्वीर देख ली है, स्केल है, नॉक्टर्नल एनिमल है, और यही इसके लिए आर्मर का काम करता है। ओवरलैपिंग बहुत सारी स्केल्स इसके पास। इसके हैबिटेट की बात करें तो ये आपको 2500 मीटर की से ज्यादा के एल्टीट्यूड में ही मिलता है। और अगर हम इधर बात करें तो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया, श्रीलंका, यहाँ पे ये मिलता है। थ्रेट्स क्या है क्यों ये इंडेंजर्ड हो गया, क्यों इसके लिए आईयूसीएन साइट्स ने बात की कि भाई हमें इसके लिए और काम करना चाहिए। ये इंडेंजर्ड हुआ है पोचिंग की वजह से। और इसका शिकार क्यों हो रहा है, अवैध शिकार क्यों हो रहा है? इसके मीट और इसकी स्किल्स के लिए, इसके मीट और इसके स्किल्स के लिए इसका अवैध शिकार होता है, पोचिंग होता है। और सबसे ज्यादा इसका इलीगल ट्रेड होता है। क्यों? चाइना का जो मेडिसिन मार्केट है वहां पे ऐसी कुछ ट्रेडिशनल दवाइयां बनती हैं, ट्रेडिशनल साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मतलब हेलुसिनेशन वाली, मतलब इनको खाया तो हमें थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, ड्रग्स टाइप की दवाई, ट्रेडिशनल दवाइयां बनती हैं। इसी के लिए पेंगुलिन की इलीगल पोचिंग की जाती है। वैसे पोचिंग अपने आप में इलीगल शब्द है, इलीगल कहना गलत होगा। तो अब इसके स्टेटस की अगर हम बात करें तो जो इंडियन पेंगोलिन है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंगोलिन है अपनी स्पीसीज में, तो भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ 1972 में, उसमें कई सारी शेड्यूल बनी। तो शेड्यूल 1 जो है वो
सबसे ज़्यादा जो इंडेंजर्ड है, सबसे ज़्यादा इन पे अटेंशन देनी है, उन स्पीसीज को हम रखते हैं, चाहे वो बहुत फ्लोरा एंड फौना। तो ये 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। इसके अलावा साइट्स के कन्वेंशन में इनकी जो अपेंडिक्स 1 है, जहाँ भी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखी जाती है, वहाँ पे रखी हुई है ये। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में ये रखी हुई है इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी है। और चाइनीज जो पेंगुलिन है, जो कि भारत में मिलती है नॉर्थ ईस्ट में, इसको तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एफिलेट किया गया है IUCN में। तो ये जो पेंगुलिन है, ये अपने मीट के लिए, अपनी स्किल्स के लिए इसका पोचिंग होता है, और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में। अब साइट्स की COP19 हुई थी, तो साइट्स के बारे में जान लेते हैं। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसको हम वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, और ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, मतलब कई सारे देशों ने मिलकर इस ट्रीटी को साइन किया है। इस ट्रीटी के अंदर जो भी डिसीजंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग है, मतलब ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। लेकिन ये जो इसके जो भी डिसीजन होते हैं वो किसी भी देश के इंटरनल लॉ के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। साइट्स को बनाने के लिए सबसे जो मेन योगदान रहा वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी IUCN ने कई सारे स्टेक होल्डर्स, कई सारी कंट्रीज को एक लाइन टेबल पे लाया, और वॉशिंगटन कंसेंसस के रूप में या वॉशिंगटन कन्वेंशन के रूप में साइट्स का गठन हुआ। और लगभग हर साल ही इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, जिसमें जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो शामिल हुए थे और पेंगुलिन को लेकर बात हुई थी। इसका मेन एम क्या है, जैसा इसका नाम बता रहे हैं, इसको इलीगल ट्रेड रोकना है फॉर इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना, और सिर्फ ट्रेड ही रोकना है। ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इन पर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एक तरह से अट्रैक्ट करवानी है, जिससे कि इनकी ये इंडेंजर्ड से वल्नरेबल में आ जाए, मतलब इनकी कैटेगरी जो है, इनकी थ्रेट की जो कैटेगरी है वो कम हो, और इनकी जो संख्या है, इनका जो एक्सटेंट है वो बढ़े। तो ये इसका मेन है। अब इसी तरह जैसे साइट्स को लेकर ये न्यूज में आज बता रहा हूँ, तो इसी तरह जब हम देखें 2021 में एक क्वेश्चन उठाया था यूपीएससी ने विद रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी, सीलोन फ्रॉग माउथ और कॉपर स्मिथ बार्बेट, ये स्पीसीज के नाम है। जैसे आज हम पेंगुलिन की बात कर रहे हैं, ग्रे चिंड मिनीवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट, ये क्या है? उस समय ये न्यूज में थे, तो ये थी बर्ड्स। अब अगर आपको पता है तो आप स्टेटमेंट वाइज कर लेंगे। जैसे आ गया पेंगुलिन में कि पेंगुलिन इज अ नॉक्टर्नल एनिमल। दूसरा आ गया पेंगुलिन इज इन द अपेंडिक्स 2 ऑफ द साइट्स। अब इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट ठीक था कि वो नॉक्टर्नल एनिमल है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साइट्स के अपेंडिक्स 2 में नहीं था, अपेंडिक्स 1 में। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहा है, उसका ट्रेंड रहा है, और यही सारे क्वेश्चन आप अंदर या बाहर कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में अगर आपने सही पढ़ाई की है तो आप काफी आसानी से यूपीएससी का जो बेंचमार्क है उसको क्रॉस करके आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। तो आज के लिए बस